हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का परिचय के बारे में। ये हमारे लेसन का जो हमारा सिलेबस है उसका जो शुरुआत है वो परिचय से ही है। अर्थशास्त्र के परिचय के अंदर हमने अर्थशास्त्र के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। अर्थशास्त्र का अर्थ भी हमने पढ़ लिया था। अर्थ यानी धन, शास्त्र यानी जो अध्ययन होता है, इसका मतलब धन से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। उसके बाद हमने अर्थशास्त्र से संबंधित परिभाषाएं भी पढ़ी थी, जैसे धन से संबंधित जो थे वो एडम स्मिथ थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कल्याण से संबंधित मार्शल थे, और आवश्यकता भिन्नता के संबंधित तो जे के मेहता थे। यानी बहुत सी हमने आवश्यकताओं को भी पढ़ लिया था, कि जो उनकी विशेषताएं हैं उनको हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमने यही पढ़ा था अर्थशास्त्र पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ी थी, अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है ये भी हमने पढ़ा था, कि हमारी क्या होती है, आवश्यकताएं अनंत होती है, आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होती है, और जो हमारे पास संसाधन होते हैं, जो सोर्स होते हैं वो कम होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं, लिमिट होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने जो पढ़ रहे थे, जो अगर नेक्स्ट टॉपिक वो था हमारे अर्थशास्त्र के, हमने प्रकार पढ़े थे दो प्रकार से। एक तो हमने पढ़ा था व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक हमने दूसरा पार्ट इसका पढ़ा था समष्टि अर्थशास्त्र। देखो आपके जो सिलेबस में है वो इसी प्रकार से है, यानी आपकी पूरी बुक को दो पार्ट्स में बांटा गया है, भाग ए और भाग ब, यानी पार्ट ए पार्ट बी। जो पार्ट ए के अंदर पढ़ोगे वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के टोटल टॉपिक पढ़ोगे आप, जो भी जितना अध्ययन करने वाले हो, जितनी स्टडी करोगे वो सिर्फ व्यष्टि के बारे में पढ़ोगे। जो पार्ट बी पढ़ोगे वो समष्टि के बारे में आप पढ़ोगे, यानी इसको दो पार्ट्स में बांटे गए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था, आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी, व्यष्टि व्यय, व्यय से बनता है व्यक्तिगत, और समष्टि स, और स से बनता है संपूर्ण, संपूर्ण या समग्र। तो आपको बताया था जो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है, यानी एक इकाई का अध्ययन होता है, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन होता है, वो होता है उसका अध्ययन करते हैं व्यष्टि के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि एक फर्म का अध्ययन करेंगे, आपसे पूछा जाए एक व्यक्ति का अध्ययन करेंगे, तो वो कौन से जो अर्थशास्त्र उसके अंदर अध्ययन होगा, तो आप बताओगे जी जहाँ पर एक का अध्ययन होगा वो व्यष्टि के द्वारा उसका अध्ययन किया जाएगा, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में उसका अध्ययन होगा, यानी व्यक्तिगत इकाइयों का जो अध्ययन होता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। संपूर्ण पूरे देश की बात होती है, पूरे संपूर्ण रोजगार की बात होती है, संपूर्ण हमारे यहाँ पर जो भी सामान्य कीमत स्तर है उसकी बात होती है, राष्ट्रीय आय की बात होती है, या जब पूरे देश की बात होती है तब होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, यानी व्यक्तिगत इकाइयों का योग भी कह सकते हो आप, व्यक्तिगत इकाइयों का योग, यानी व्यक्तिगत इकाइयों के योग का जो अध्ययन होता है वो किसमें होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। अब योग होता है व्यक्तिगत इकाइयों का, इसका मतलब इसमें जो अध्ययन होता है वो कैसा होता है, व्यापक अध्ययन होता है। कैसा होता है, व्यापक। इसमें एक इकाई का अध्ययन होता है, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन होता है, इसका मतलब एक छोटा होता है तो हम इसको कह सकते हैं छोटा अध्ययन या सूक्ष्म अध्ययन कह सकते हैं, और इसके आधार पर हमने किया भी था। हमने पढ़ा था भी जो व्यष्टि होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो, और जो समष्टि होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो। और जो ये माइक्रो और मैक्रो दोनों शब्द कौन सी भाषा से बने हैं, ग्रीक भाषा से बने हुए हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने ये पढ़ा था माइक्रो है वो मैक्रोस से बना है, और मैक्रो है वो मैक्रोस से बना है, माइक्रोस और मैक्रोस से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है सूक्ष्म, ये मैं आपको बता चुका हूँ, यानी छोटा रूप, छोटा अध्ययन, एक इकाई का अध्ययन। इसका अध्ययन, इसका अर्थ होता है व्यापक, यानी बड़ा अध्ययन, पूरा अध्ययन। इसके अंदर तो एक का अध्ययन करेंगे तो छोटा अध्ययन होगा, सूक्ष्म अध्ययन होगा। इसमें एक से ज़्यादा इकाइयों का अध्ययन करेंगे, उन इकाइयों का योग का अध्ययन करेंगे, संपूर्ण देश का अध्ययन करेंगे, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, इसी कारण इसको बोलते हैं हम व्यापक या बड़ा अध्ययन, यानी बड़ा रूप। अब हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं, सबसे पहले व्यष्टि को पढ़ते हैं फिर समष्टि को पढ़ते हैं। ये तो हमारा व्यष्टि और समष्टि का एक सिंपल से तरीके से इसका मीनिंग हो गया, इसका अर्थ हो गया। ठीक है, जिसको आप बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। और मेरे हिसाब से तो आप इसको अगर ये एक एक शब्द लेकर आप इसको याद करोगे ना तो इसका अर्थ आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र की। व्यष्टि अर्थशास्त्र, अब इनको अलग अलग पढ़ते हैं। देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, कीमत सिद्धांत। एक बात ध्यान रखना, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसको कीमत सिद्धांत भी बोला
जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कीमत के ऊपर चलता है, कीमत के आधार पर ही इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे हमने पढ़ी थी हमारी आर्थिक क्रियाएं, जैसे उत्पादन है, आप यहाँ से उपभोग है, उत्पादन है, वितरण है, ये हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं हैं? आर्थिक क्रियाएं। और व्यष्टि में आप यही पढ़ोगे, उत्पादन भी पढ़ोगे, उपभोग भी पढ़ोगे, वितरण भी पढ़ोगे। आप उपभोग, उत्पादन, वितरण, इनका सबका जो अध्ययन होता है वो कीमत सिद्धांत के आधार पर ही होता है। इसी कारण व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? हम कीमत सिद्धांत कहते हैं। कैसे होता है देखो, सबसे पहले हम उपभोग को लेके चलते हैं। जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, क्योंकि उपभोग कौन करता है? उपभोक्ता करता है। आप उपभोक्ता हो, मैं उपभोक्ता हूँ। हम बाजार से कोई वस्तु खरीद के लाते हैं, आइसक्रीम खरीद के लाते हैं, आवश्यकता हुई उसको खरीद के लाएंगे, उसका उपभोग करेंगे। और जब भी हम आइसक्रीम खरीद के लाते हैं तो एक ध्यान रखना, हम दो चीज़ों को जरूर ध्यान में रखते हैं। एक तो हमारी आमदनी, कि हमारे पास उतने पैसे है या नहीं। दूसरी बात वस्तु की कीमत, है ना, कीमत है तभी तो हम देखेंगे ना उतने पैसे हमारे पास है या नहीं। कीमत वगैरह हम कोई वस्तु थोड़ी खरीद लेंगे। जब भी हम बाजार में कोई वस्तु खरीदने चाहते हैं तो उसकी कीमत नहीं पूछते क्या? कीमत पूछते हैं हम उसकी, ठीक है। यानी उपभोग होता है वो भी किस पर चलता है? कीमत पर चलता है। और कीमत और आमदनी के आधार पर एक उपभोक्ता क्या चाहता है? अधिकतम संतुष्टि चाहता है, अधिकतम संतुष्टि। और उसको अधिकतम संतुष्टि कब मिलती है? जब उसको ज़्यादा वस्तु प्राप्त होती है। हम आमदनी के आधार पर और वस्तु की कीमत को पूछते हैं। वो कहता है इतनी कीमत है, हम कहें जी 10 रुपये नहीं, हम तो 8 रुपये देंगे। इसका मतलब वो क्या चाहता है? भी जितना पैसा उसके पास है उससे वो ज़्यादा वस्तु खरीद ले, इसलिए वो कीमत को कम करता है। भोक्ता चाहता है कि जितना पैसा उसके पास है, जितनी उसकी आमदनी है, वो उससे ज़्यादा वस्तुओं को खरीद ले, तभी तो वो कहता है 10 रुपये, हम कहेंगे जी हम तो 8 रुपये देंगे। यानी वो कीमत और आमदनी के आधार पर अधिकतम वस्तु खरीदना चाहता है ताकि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो कीमत सिद्धांत से संबंधित हुआ या नहीं हुआ? अब बात करते हैं हम उत्पादक की। उत्पादन के संबंधित होता है। देखो उत्पादक कीमत सिद्धांत पर कैसे चलता है। उत्पादक किसी वस्तु का निर्माण करता है, श्योर है, वही तो उत्पादक होता है। जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है उसको हम उत्पादक बोलते हैं, ठीक है। जब भी वो किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वो भी क्या रखता है? कीमत को ध्यान में रखता है। हम आज इस मार्कर का उत्पादन कर रहे हैं ना, तो इस मार्कर की कीमत ध्यान में रखेंगे। हम बाजार में कितनी बिकती है, कितने का बिकता है, ये 20 का, 30 का, 10 का, कितने का बिकता है, उसके आधार पर ही हम वस्तु का निर्माण करेंगे। अगर मान लो वस्तु का निर्माण करें, कीमत को हमने ध्यान में नहीं रखा, तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो 2 रुपये का बिके, तो हमें तो लाभ होगा ही नहीं। तो उत्पादक की देखो, ये तो चाहता है अधिकतम संतुष्टि, और उत्पादक चाहता है अधिकतम वस्तु का उत्पादन करना। अधिकतम वस्तु का उत्पादन करना, अधिकतम वस्तु का उत्पादन होगा तो उसको लाभ भी क्या होगा? अधिक होगा। और उसको लाभ अधिक तभी होगा जब उसको ज़्यादा कीमत मिलेगी। श्योर है ना? यही है। मान लो हमने कोई वस्तु का उत्पादन किया, अरे उस वस्तु को ज़्यादा कीमत में बिकेगी जब भी तो लाभ ज़्यादा होगा। इसी कारण उत्पादक भी क्या रखेगा? कीमत को ध्यान में रखकर चलेगा। तो ये भी कीमत सिद्धांत से संबंधित है। हम बात करते हैं वितरण। वितरण होता है बंटवारा, यानी बांटना। देखो बंटवारा किसमें होता है? उत्पादन के साधन होते हैं। हम बात करते हैं श्रम, हम बात करते हैं भूमि, हम बात करते हैं पूंजी, और हम बात करते हैं उद्यमी। उद्यमी यानी जो साहसी होता है, साहसियन जो उत्पादन करता है, जो पैसा इन्वेस्ट करता है, पैसा निवेश करता है, बाजार में पैसा लगाता है। देखो इनमें बंटवारा होता है ना, वो भी एक कीमत के आधार पर होता है। कैसे? श्रम की कीमत होती है मजदूरी, भूमि की कीमत होती है लगान, पूंजी की कीमत होती है ब्याज, और उद्यमी और साहस की कीमत होती है लाभ। यानी ये इस पर ही चलता है। श्रम भी कीमत पर ही चलता है। अगर उसको ज़्यादा कीमत दे रही है तो वो श्रमिक का क्या करेगा? काम पर जाएगा। कम कीमत मिलेगी तो नहीं जाएगा। यानी टोटल आप देखते हो, हम कोई भूमि लगान पर देते हैं, अगर वो हमें ज़्यादा लगान दे रहा है तो भूमि उसी को देंगे, जो कम दे रहा है उसको नहीं देंगे। यानी प्रत्येक चीज़ किस पर चलती है? कीमत पर चलती है। ब्याज, पूंजी की कीमत होती है ब्याज। जो हमें ज़्यादा ब्याज देगा उसी को तो पूंजी देंगे हम, जो कम देगा उसको नहीं देंगे। यानी इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं? कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र चलता है वो कीमत के आधार पर चलता है। कैसे चलता है मैं आपको बता चुका हूँ। उपभोग चलता है वो भी कीमत पर चलता है, तो उत्पादक चाहता है उसको कम कीमत, वो कीमत का पूरा ब्यौरा लेकर उससे कम कीमत में अधिक वस्तु प्राप्त करना चाहता है ताकि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए। उत्पादक यही चाहता है, वस्तु की कीमत को ध्यान में रखकर वस्तु का उत्पादन करता है ताकि उसका उत्पादन भी ज़्यादा हो और साथ में उसको लाभ भी ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा कीमत में उसकी वस्तु बिकेगी।
वितरण, वितरण यानी जो उत्पादन के साधन है, आप जो +1 में 10th में पढ़ चुके हो, उत्पादन के साधन। श्रम है, भूमि है, पूंजी है, उद्यमी, ये भी किस पर चलते हैं? कीमत के सिद्धांत पर चलते हैं। श्रम की कीमत होती है मजदूरी, ध्यान रखना, जिसे हम बोलते हैं पारिश्रमिक। पारिश्रमिक यानी जो श्रम को दी जाती है। भूमि की जो कीमत होती है वो होती है लगान, पूंजी की होती है ब्याज, और जो उद्यमी और साहसी की होती है वो होती है लाभ। इसी कारण ये कीमत सिद्धांत पर चलता है, और इसी कारण इसको हम कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, आप ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अगर हम अध्ययन की बात करें, अगर इसकी अध्ययन की बात करें ना, तो ये 2 प्रकार से होता है, ध्यान से सुनना। एक तो होता है आंशिक अध्ययन, और एक होता है कुल व्यष्टिगत अध्ययन। अब है क्या ये? एक तो होता है आंशिक, आंशिक तो जानते हो, छोटा। आंशिक, आंशिक होता है कम, सूक्ष्म, कम की बात हो रही है यहाँ पर, छोटे रूप की बात हो रही है। कुल यानी टोटल की बात हो रही है, बड़े रूप की बात हो रही है, ठीक है। तो आंशिक अध्ययन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कीमत में परिवर्तन को देखा जाता है, कीमत में परिवर्तन को ध्यान में रखकर जो अध्ययन होता है वो होता है आंशिक अध्ययन। सिर्फ और सिर्फ बाकी सभी तत्वों को स्थिर माना जाता है, जैसे उपभोक्ता की आय है, और भी मान लो संबंधित वस्तु की कीमत है। आइए, संबंधित वस्तु क्या है, ये आप सेकंड लेसन में सब कुछ पढ़ लोगे। एक बार तो हम इसके अध्ययन की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसके परिचय की बात कर रहे हैं। यानी आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है, जब अन्य जितनी भी बातें होती हैं उसको सबको स्थिर मानना है, उसको आपको ध्यान में नहीं लेके आना। सिर्फ और सिर्फ जब कीमत में परिवर्तन को ध्यान में रखकर, क्योंकि इसी कारण तो हम इसको कीमत सिद्धांत बोला था, कीमत सिद्धांत, क्योंकि इसमें सिर्फ कीमत को ध्यान में रखा जाता है। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन को ध्यान में रखकर जो अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं आंशिक अध्ययन। क्या बोलते हैं? आंशिक अध्ययन। और जब कीमत के साथ अन्य बातों में भी परिवर्तन देखते हैं, अन्य बातों में भी परिवर्तन देखते हैं। अन्य बातें जैसे आय में परिवर्तन हो गया जी, पसंद में परिवर्तन हो गया जी, अन्य बहुत सी बातें होती है, इसके कारण परिवर्तन होता है। यानी कहने का मतलब है इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ कीमत में यानी एक में ही परिवर्तन को देखा जाता है। एक तत्व में जब परिवर्तन को देखते हैं उसे बोलते हैं आंशिक अध्ययन। और जब हम सभी तत्वों में जितना भी हमारा एरिया है, जितने भी हमारे पास साधन है, जो भी है, उन सभी सोर्स के अंदर जो परिवर्तन होता है वो होता है कुल व्यष्टिगत अध्ययन, यानी बड़ा अध्ययन। ठीक है, तो आंशिक अध्ययन जो सिर्फ कीमत को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है, और कुल व्यष्टिगत अध्ययन जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, कीमत के साथ साथ अन्य सभी तत्वों को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी पूरे मार्केट के अंदर जो भी तत्व है उन सबको ध्यान में रखकर जो अध्ययन किया जाता है वो होता है कुल व्यष्टिगत। ठीक है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन की और बात करें, देखो व्यष्टिगत जो अर्थशास्त्र है उसको हम अध्ययन में 3 प्रकार से बांट सकते हैं हम। एक तो होता है इसका स्थैतिकी अध्ययन, एक होता है इसका तुलनात्मक स्थैतिकी अध्ययन, और एक होता है इसका प्रावैगिक अध्ययन, अब ये है क्या, इसको ध्यान से देखो आप। स्थैतिकी अध्ययन और प्रावैगिकी अध्ययन बिल्कुल सिंपल से है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी आर्थिक चर हैं, आर्थिक चर जानते हो, मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारी पहले की जो स्टार्टिंग की वीडियो थी उसके अंदर ये बताया था भी अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, आर्थिक चरों का अध्ययन होता है। जितने भी हमारे आर्थिक चर हैं अगर उनको हम स्थिर मानकर अध्ययन करें, ध्यान से सुनो बात, शब्द यही याद रखना आपको। आर्थिक चर जैसे उत्पादन है, उपभोग है, वितरण है, राजस्व है, जो भी है, जितने भी आर्थिक चरों का आप अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हो उन सबको यदि आप स्थिर मानकर अध्ययन करते हो तो वो कहलाता है स्थैतिकी अध्ययन, या आप कह सकते हो स्थैतिकी व्यष्टि अध्ययन। यानी व्यष्टि की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने सब में लिखा नहीं, क्योंकि हमारा शुरुआती व्यष्टि अर्थशास्त्र चल रहा है। तो स्थैतिकी व्यष्टि अध्ययन या व्यष्टिगत स्थैतिकी अध्ययन,
है, इसको पहले भी लिख सकते हो व्यष्टिगत स्थैतिकी अध्ययन। यानी जब हम, आपको ध्यान इतने रखना है सिर्फ, चाहे कोई आए समष्टि के अंदर भी आएगा ये, जहाँ पर स्थिति की बात आती है वहाँ पर आपको ध्यान रखना है सभी आर्थिक चरों को स्थिर मानकर अध्ययन करना है आपको, ठीक है। तुलनात्मक स्थितिकी अध्ययन यानी व्यष्टिगत तुलनात्मक स्थितिकी अध्ययन। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें तुलना किस में होती है ये बताओ आप पहले। तुलना होती है दो बातों में, दो चीज़ों में होती है ना। अगर मैं मान लो एक ही हूँ तो मेरे साथ क्या तुलना है, हाँ मेरे जैसा एक और हो, तो दोनों में हम तुलना कर सकते हैं, कौन अच्छा है, कौन ज़्यादा गुणशाली है, कौन बढ़िया है, कौन बुरा है। समझे बात, जब दो चीज़ होती है तभी तो हम तुलना कर सकते हैं ना। तो देखो तुलनात्मक अध्ययन यानी जब दो स्थिर अवस्थाओं का अध्ययन होता है, दो स्थिर अवस्थाओं का अध्ययन। देखो यहाँ पर तो सभी आर्थिक चरों को क्या मानते हैं, स्थिर मानते हैं, स्थिर मानकर अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं व्यष्टिगत स्थितिकी अध्ययन, ठीक है। जब दो स्थितियों का अध्ययन करते हैं, उसकी तुलना करते हैं आपस में, दो स्थितियों को स्थिर मानकर जब उन दोनों का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं हम तुलनात्मक स्थितिकी अध्ययन, ठीक है। अब आता है प्रावेगिकी। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है जब सभी तत्वों को परिवर्तनशील मानकर जब अध्ययन करते हैं, समझे बात। देखो स्थितिकी जब सभी तत्वों को स्थिर मानकर, जो स्थितिगत होता है स्थिर मानना, जब व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में जब हम आर्थिक चरों को स्थिर मानकर अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं व्यष्टिगत स्थितिकी अध्ययन। जब हम दो स्थिर अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं व्यष्टिगत तुलनात्मक स्थितिकी अध्ययन। जब हम आर्थिक चरों को परिवर्तनशील मानकर जब हम अध्ययन करते हैं, आर्थिक चरों को उत्पादन है, भोग है, वितरण, उनमें परिवर्तन हो रहा है, उनको परिवर्तनशील मानकर जब उसका अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं प्रावेगिकी यानी व्यष्टिगत प्रावेगिकी। यानी ये तीनों अध्ययन है, और ध्यान रखना ये तीनों बिल्कुल सिंपल है। इसी के आधार पर आप समष्टि का मैं इसके साथ ही डालता हूँ। वैसे समष्टि का टॉपिक चल नहीं रहा, हमारे व्यष्टिगत चल रहा है, लेकिन आपको ध्यान इतना ही रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ समष्टि की तो आपको ये लिखना है जब आर्थिक चरों को, यानी आर्थिक चर, देखो व्यष्टि में तो आर्थिक चर कौन से थे, उत्पादन, भोग, वितरण थे। समष्टि में आर्थिक चर कौन से होंगे, राष्ट्रीय आय होगी, सामान्य कीमत स्तर होगा, रोजगार होगा, यानी पूरे देश की बात होगी उसके अंदर, वो आर्थिक चर होंगे। देखो व्यष्टि में तो आप भोग पढ़ोगे, वितरण पढ़ोगे, उत्पादन पढ़ोगे, राजस्व पढ़ोगे, लेकिन समष्टि के अंदर आप सामान्य रोजगार स्तर पढ़ोगे, सामान्य कीमत स्तर पढ़ोगे, आप राष्ट्रीय आय की बात करोगे। यानी जब राष्ट्रीय आय, सामान्य रोजगार स्तर, सामान्य कीमत स्तर, उनको परिवर्तन मानकर या स्थिर मानकर, जब उनको स्थिर मानकर अध्ययन करते हैं फिर तो कहते हैं समष्टिगत स्थितिकी अध्ययन। जब हम दो स्थिर अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तब बोलते हैं समष्टिगत तुलनात्मक स्थितिकी अध्ययन। और जब इन आर्थिक चरों को, आर्थिक चर अभी बताया था आपको, सामान्य कीमत स्तर है, रोजगार स्तर है, राष्ट्रीय है, उनको परिवर्तन मानकर करते हैं अध्ययन उसका, उनको परिवर्तनशील मानकर, तब उसे बोलते हैं समष्टिगत प्रावेगिकी। यानी बिल्कुल सिंपल सा बात है दोनों में आर्थिक चर, ठीक है। एक में आर्थिक चर अलग प्रकार के हैं जिसके अंदर इकाई की बात होती है, व्यष्टि में इकाई की बात होती है, समष्टि में पूरे देश की बात होती है, ठीक है। ये तो हमारा आ गया इसके अंदर व्यष्टि और समष्टि के बारे में। उसके बाद हम पढ़ते हैं समष्टि के बारे में, समष्टि अर्थशास्त्र। देखो इनके बारे में बता चुका हूँ मैं। ये संपूर्ण अध्ययन करता है, ये समग्र अध्ययन करता है, समग्र मानी संपूर्ण नहीं होता है, व्यापक होता है, बड़ा होता है, कुछ भी लिख दो, व्यापक अध्ययन, बड़ा अध्ययन, यानी इकाइयों के योग का अध्ययन। यानी जो भी आपको अच्छा लगे, जिस शब्द को आप पकड़ सको, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे जवान पर ही पड़े होते हैं, हम वही बोलते हैं। अगर हो सकता है मैं ऐसा शब्द बोल दूं जो आपके जवान पर नया हो, उसको बोलने में थोड़ी कठिनाई पैदा हो, तो ऐसा नहीं है। आप कोई भी याद, संपूर्ण याद आता है तो संपूर्ण कर दो, टोटल कर दो, समग्र कर दो, योग कर दो, व्यापक कर दो, बड़ा कर दो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। यानी ये संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करता है, एक का नहीं करता, संपूर्ण इकाई का अध्ययन करता है। एक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो हमने जो वीडियो बनाई थी पहले, उसके अंदर बताया था रेगनर फ्रिश था ना, उसने सबसे पहले 1933 के अंदर, रेगनर फ्रिश ने 1933 के अंदर क्या किया था, सबसे पहले समष्टि और व्यष्टि शब्द का यूज किया था, यानी व्यष्टि और समष्टि दोनों का उपयोग किया था। अगर हम बात करें अकेले समष्टि की, अकेले समष्टि अर्थशास्त्र की, तो अकेले समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति था जॉन मेनॉल्ड किन्स।
जॉन मेनोल्ड किन्स एक व्यक्ति था जिन्होंने 1936 के अंदर एक बुक लिखी थी। 1936 में एक बुक लिखी थी। जॉन मेनोल्ड किन्स ने 1936 में एक बुक लिखी थी। इसका नाम था ए जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। यानी ये बुक थी जॉन मेनोल्ड किन्स की 1936 में। वो थी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। 1936 में उन्होंने बनाई थी। देखो, इस बुक के बाद ध्यान रखना, ये जो व्यक्ति था ये समष्टि से संबंधित था। इस बुक के बाद ही ध्यान रखना समष्टि अर्थशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन होना शुरू हुआ था। ये बात ध्यान रखना, वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत हुई थी। यानी आप कह सकते हो वैज्ञानिक अध्ययन क्या हुआ था, विकसित होने लगा था। पहले तो इसको सिर्फ ऐसे ही ले लेते थे, लेकिन अब समष्टि के बारे में भी वैज्ञानिक अध्ययन होने, विकसित होने लगे, एक्सपेरिमेंट होने लगे। क्योंकि इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं। देखो, 1929 में क्या हुआ था, एक पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ी महामंदी आई थी। पूरे विश्व के अंदर जो बड़े बड़े देश थे, जो पूंजीपति देश थे, जिनके पास बहुत पैसा था, बहुत उनकी जो विकसित देश थे, वही क्या उनके बैंक दिवालिया हो चुके थे। यानी बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होना शुरू हो गया था। तब उसके दौरान ये बुक लिखी गई थी किन्स के द्वारा, जॉन मेनोल्ड किन्स ने, ठीक है, 1936 में। इन्होंने बताया था कि इस महामंदी से हम कैसे निपट सकते हैं। तो उनकी बुक थी दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। यानी उनके उससे पहले समष्टि को इतना व्यापक रूप से, इतना वैज्ञानिक रूप से अध्ययन नहीं किया जाता था, सिर्फ व्यष्टि का अध्ययन होता था। लेकिन इस बुक के बाद समष्टि इंपॉर्टेंस हो चुका था और समष्टि का अध्ययन भी एक वैज्ञानिक तरीके से विकसित होना शुरू हो चुका था। ये चीज़ आपको व्यापक रूप से बढ़िया तरीके से याद रखनी है, क्योंकि ये चीज़ आपके सिलेबस में है। इस समष्टि का वैज्ञानिक रूप से जो अध्ययन होना विकसित शुरू हुआ था, वो विकसित होना शुरू हुआ था, या उसको एक वैज्ञानिक तरीके से करना शुरू हुआ था, वो कब हुआ था? तो आप बता सकते हो, जॉन मेनोल्ड किन्स की बुक थी 1936, उनके प्रकाशित होने के बाद हुआ था। और बुक का नाम था दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में प्रकाशित हुई थी। उनके बाद ही समष्टि अर्थशास्त्र की क्या बढ़ी थी, इंपॉर्टेंस बढ़ी थी। यानी उसका भी वैज्ञानिक रूप से अध्ययन होना शुरू हो चुका था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। देखो, आपको मैं इसका अर्थ बता चुका हूँ, इसके बारे में किसका अध्ययन होता है ये बता चुके हैं। अगर आप आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं, बिल्कुल सिंपल सा, बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, मैं पूछूं आपसे व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताओ। देखो, ये मैंने प्रश्न क्यों पूछा आपसे, क्योंकि यहाँ तक हमने व्यष्टि और समष्टि तो पढ़ा है ना, व्यष्टि पढ़ा है, समष्टि पढ़ा है। अब मैंने आपको बता चुका हूँ और अब मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। हमेशा अंतर होता है ना, अंतर के लिए कोई अलग से शब्द का यूज नहीं होता, अलग वर्ड नहीं होता है अंतर का। अंतर का अर्थ होता है कि आपने पहले जो इसकी अर्थ पढ़ा है, आपने जो इसका पहले परिभाषा पढ़ी है, आपने इससे संबंधित कोई स्कोप, उसका क्षेत्र या उसका नेचर, प्रकृति पढ़ी है, आपको सिर्फ वो ही लिखना है जो आप पहले पढ़ चुके हो, उसको ही आपको यहाँ पर रिपीट करना है एक साथ। व्यष्टि को एक साथ और समष्टि को एक साथ ही लिखना है। तो कैसे? इसका पहला अंतर तो बिल्कुल सिंपल है, आप बता सकते हो। व्यष्टि में क्या होता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन का। आपके याद नहीं था? ये याद था ना, कितना सिंपल है। उसके अंदर किसका अध्ययन होता है बता सकते हो? इकाइयों के योग का अध्ययन होता है, इकाइयों के योग का। अरे बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप पढ़ चुके हो। आप अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिखो बढ़िया तरीके से जो आपने पढ़ा है। देखो, मैं कह देता हूँ, ये छोटा अध्ययन होता है। क्या गलत लिखा है मैंने? बिल्कुल सही है। ये आप लिख सकते हो, इसमें व्यापक अध्ययन होता है, व्यापक अध्ययन। या आप ये कह सकते हो इसका क्षेत्र छोटा होता है, इसका क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है, व्यापक होता है। ठीक है, उसके बाद और क्या लिख सकते हो इसके अंदर? इसमें एक इकाई का अध्ययन होता है, एक इकाई का
अध्ययन होता है। आप कह सकते हो इसको कीमत सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि कीमत पर चलता है और इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, उत्पादन और भोग वितरण वो सब किस पे चलता है? कीमत पर चलता है। इसी कारण व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी बोला जाता है। आप यहाँ कह सकते हो एक से ज़्यादा इकाई का प्रयोग होता है, एक से ज़्यादा या अधिक इकाइयों का अध्ययन होता है, इकाइयों का अध्ययन। बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ा नहीं है, अभी ध्यान रखना। चौथा, इसको आय व रोजगार सिद्धांत कहते हैं। आय व रोजगार सिद्धांत, क्योंकि मैंने अभी बताया था ये रोजगार की बात करता है, कंप्लीट पूरे देश की बात करता है, राष्ट्रीय आय की बात करता है, सामान्य कीमत स्तर। इसमें तो कीमत सिद्धांत होता है, इसमें होता है सामान्य कीमत स्तर। ये भी लिख सकते हो, सामान्य कीमत स्तर। यानी आप अपने आधार पर जो आपने पढ़ा है यहाँ तक, उसको अगर आप दोनों को ऐसे बनाकर लिख दोगे तो वो आपका अंतर हो जाए। कोई अलग नहीं लिखना इसके अंदर, कोई अलग से आपको वर्ड याद नहीं करने, कोई अलग से आपको कोई मैटर याद नहीं करना। जो आपने व्यष्टि और समष्टि में पढ़ा है उसको ही आपको क्या लिखना है, एक इकट्ठा लिखना है दोनों को, आपका अंतर कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके आधार पर एक प्रश्न बनता है बचत का विरोधाभास, उसको बता देता हूँ। देखो, एक व्यक्ति के लिए इसमें बचत करना लाभदायक है, इसको एक पर्सन भी बना देते हैं हम, और साथ में पहले इसका अंतर लिख लेते हैं, फिर एक पर्सन कर लेते हैं इसका। इसमें तो बचत क्या होती है? लाभदायक होती है। इधर मैं व्यष्टि लिख देता हूँ। और समष्टि में जो बचत होती है, ध्यान रखना, वो अलाभदायक होती है। बचत अलाभदायक, इसे बोलते हैं बचत का विरोधाभास। क्या बोलते हैं? बचत का विरोधाभास। देखो, कहीं तो कहते हैं लाभदायक होती है, कहीं कहते हैं अलाभदायक होती है, और व्यष्टि में हमेशा बचत लाभदायक होती है और समष्टि में बचत होती है वो अलाभदायक होती है। क्यों होती है? देखो, जब मैं अकेला एक व्यक्ति अगर मैं बचत करता हूँ तो बिल्कुल सही है, लाभदायक है मेरे लिए, भविष्य में मेरे काम आएंगे। हो सकता है मैंने पहले बचत की थी तो इस लॉकडाउन के दौरान जो ये कोरोना महामारी फैली है उसके दौरान वो पैसे मेरे काम आ गए और घर बैठे मैं अपना जीवन यापन कर रहा था। यानी एक व्यक्ति के लिए बचत लाभदायक होती है। अगर पूरा देश ही बचत करने लग जाए, है ना, क्योंकि समष्टि तो संपूर्ण देश की बात होती है, जब पूरा देश बचत करने लग जाए तो क्या होगा? फिर तो पैसा बाजार में आएगा ही नहीं, मांग कम हो जाएगी, वस्तुएं बिकेगी नहीं। फिर क्या करेंगे? उत्पादन कम करेंगे। उत्पादक अब उत्पादन कम करेंगे, उत्पादन कम करेंगे तो बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों को आय इनकम नहीं होगी क्योंकि लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनको काम नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ऐसी स्थिति में हमारा पूरा जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो डगमगा जाएगी, यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो इसका इसे बोलते हैं बचत का विरोधाभास। यानी व्यष्टि में तो बचत क्या होती है? लाभदायक होती है, और समष्टि में बचत क्या होती है? अलाभदायक होती है। ये इसका एक अंतर भी है। सिंपल सी बात है ना, अकेला बचत करता हूँ तो ठीक है, मेरे लिए सही है, बचत अच्छी होती है। कहते हैं ना वो आती थी है, आज की बचत कल की मुस्कान। यानी हम बचत करते हैं तो आने वाले टाइम में भविष्य में हमारे काम आएगी। लेकिन अगर पूरी जनता ही बचत करने लग जाए, कोई पैसा बाजार में जाए ही नहीं। और आप देख लो, अगर एक दिन कोई बंदा बाजार में न पहुंचे ना तो पूरा बाजार हिल जाता है, क्योंकि बाजार में कोई वस्तु बिकेगी नहीं। तो लोग क्या करेंगे? जो दुकानदार होंगे वो अपने जो श्रमिक लगे उनको निकाल देंगे, क्यों? क्या करेंगे? वो उत्पादन बिक ही नहीं रहा, वस्तुएं बिक ही नहीं रही, इसलिए वो स्टॉक कम करने लग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों की आय कम हो जाएगी, यानी पूरी की पूरी स्थिति जो देश की अर्थव्यवस्था है वो डगमगा जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी कारण बचत समष्टि के लिए क्या होती है? अलाभदायक मानी जाती है। इसी बचत का अगर आपसे पूछे बचत का विरोधाभास, अगर ये प्रश्न आ जाए तो आप ये लिखोगे, व्यष्टि के लिए तो लाभदायक होती है और समष्टि के लिए अलाभदायक होती है। ठीक है, और ये व्यष्टि और समष्टि का एक अंतर भी माना जाता है। देखो, बिल्कुल सिंपल है, हमने व्यष्टि और समष्टि में कोई अलग से कोई मैटर नहीं किया। इसके अंतर में हमने जो कुछ पहले पढ़ा था, हमने जो कुछ व्यष्टि और समष्टि के बारे में समझा था, सिर्फ हमने उसी को क्या लिखा है? इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया जी आपका व्यष्टि और समष्टि के बारे में, इनका अर्थ हो गया, इनकी परिभाषाएं हो गई, कुछ थिंकर्स के नाम हो गए। अब आपको पढ़ना है जो मेन है हमारे अर्थशास्त्र की समस्याएं, अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण समस्या। इसके अंदर बहुत सी हम समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण
समस्याओं के बारे में। देखो सबसे बड़ी जो समस्या होती है ना वो एक ही होती है, चयन की समस्या, चुनाव की समस्या। इसके बारे में बता देता हूँ आपको मैं, चुनाव की समस्या। और चुनाव की समस्या कब पैदा होती है? जब हमारे पास सोर्स यानी जो संसाधन होते हैं, संसाधन कम होते हैं और आवश्यकता अधिक होती है, आवश्यकताएं अधिक होती है। जब तो चयन की समस्या पैदा होती है ना, चुनाव की समस्या पैदा होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं मेरे को 10 रुपये की आइसक्रीम खरीदनी है और 10 रुपये का ही मेरे को पेन लेना है। अब अगर मेरे पास 20 रुपये होते फिर तो कोई मैटर नहीं था, दोनों वस्तु खरीद लेता मैं, मेरे को चुनाव करने की जरूरत ही नहीं थी। अब मेरे पास मान लेते हैं रुपये ही 10 है, तो इसका मतलब मैं या तो ये खरीद सकता हूँ या मैं ये खरीद सकता हूँ। अब दोनों में मेरे को क्या करना है? चुनाव। इसे बोलते हैं हम चुनाव की समस्या। ये प्रत्येक बंदे को वहन करनी पड़ती है, उत्पादक को ही वहन करनी पड़ती है। वो चुनाव करता है कि मैं कौन सी वस्तु का उत्पादन करूँ ताकि मेरा लाभ अधिक हो, है ना। उत्पादक जब कोई क्षेत्र में उत्पादन अपनी फैक्ट्री लगाता है ना, सबसे पहले वहाँ पर उस एरिया को देखता है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो इसका उत्पादन करूँ ताकि मेरे को ज़्यादा कीमत मिले और सारी वस्तु मेरी बिक जाए, मेरा स्टॉक खत्म हो जाए, ताकि मेरा उत्पादन बढ़ता जाए, मेरे को श्रमिक आसानी से मिल जाए। भोक्ता होता है वो भी यही सोचता है कि मैं कौन से वस्तु का उपभोग करूँ, यानी कौन सी वस्तु खरीदूँ ताकि मेरे को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, मेरे को अधिक वस्तु प्राप्त हो। वितरण के अंदर ऐसा होता है कि वो श्रम और पूंजी, देखो उत्पादन होता है ना वो दो तरीके से होता है। या तो श्रम ज़्यादा अधिक लगाओ आप, अगर श्रमिक अधिक लगाओगे तो पूंजी की कम आवश्यकता पड़ेगी, यानी या तो आप बंदे ज़्यादा लगाओगे तो मशीनें कम लानी पड़ेगी, उसके अंदर बंदे काम करेंगे। या आप क्या करो, अगर आपको वहाँ पर श्रमिक नहीं मिल रहे, महंगे मिल रहे हैं, तो हम मशीनें ज़्यादा ले आएंगे, एक कंप्यूटर ले आएंगे, वो 10 बंदे का काम कर देगा, उसके ऊपर एक व्यक्ति को रख देंगे। यानी कहने का मतलब इसमें चुनाव है, इसमें भी चुनाव है, भाई श्रमिक अधिक लगाऊं या पूंजी अधिक लगाऊं। उपभोक्ता के पास भी चुनाव की समस्या है कि वो ज़्यादा कौन से वस्तु का उपभोग करे। उत्पादक के पास भी चुनाव की समस्या है कि वो कौन से वस्तु का उत्पादन करे ताकि उसको अधिकतम लाभ हो और ज़्यादा वस्तु का उत्पादन हो। तो सबसे पहले होती है चुनाव की समस्या, और इसी चुनाव की समस्या पर आगे हम जो 3-4 आपकी समस्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो चुनाव की समस्या से संबंधित जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है ना, उसके अंदर आप 3 चीज़ पढ़ोगे जो आपके सिलेबस में दी गई है, ध्यान रखना। फर्स्ट तो आपका दिया गया है उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना। एक तो आपको ये पढ़ना है, एक इसके अंदर पढ़ना है आपको अवसर लागत, अवसर, और एक आप इसमें पढ़ोगे सीमांत अवसर लागत, सीमांत अवसर। इसके द्वारा क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जो भी हमारी समस्या होती है ना, क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके द्वारा उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, ये उपभोक्ता से संबंधित आ गया, ताकि वस्तु बिक जाए। किसके द्वारा, यानी श्रम के द्वारा या पूंजी के द्वारा। किसके लिए, अमीर के लिए या निर्धन के लिए। किसके लिए उत्पादन करें, या तो एसी वगैरह बनाए तो अमीरों के लिए हो गया, या गरीबों के लिए आवश्यक वस्तुएं बनाए, या हम पूंजी ज़्यादा लगाएं या श्रमिक ज़्यादा लगाएं। यानी ये हमारी अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी समस्या होती है, और यही चुनाव की समस्या होती है। क्या उत्पादन करें, चुनाव होता है कि 2 वस्तुएं हैं, इन दोनों में किसका उत्पादन करें, ठीक है। किसके लिए उत्पादन करें, 2 है, एक अमीर है गरीब है। अब चुनाव करना होता है, गरीब के लिए उत्पादन किया जाए या अमीर के लिए उत्पादन किया जाए, किसके द्वारा उत्पादन किया जाए, किसके द्वारा उत्पादन करें। यहाँ पर भी चुनाव है, श्रमिक के द्वारा उत्पादन करें या पूंजी के द्वारा उत्पादन करें। तो चुनाव की समस्या होती है, और इसको निपटने के लिए उत्पादन संभावना वक्र का रोल सबसे बड़ा अदा होता है। यही इसको बताता है कि किस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन समस्याओं को निपटा जा सकता है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, उत्पादन संभावना वक्र के बारे में। सबसे पहले क्या है उत्पादन संभावना, आज हम इनका अर्थ कर लेते हैं। देखो उत्पादन संभावना, इनके नाम से संभावना यानी ये विकल्प है, संभावना है। देखो हर चीज़ होती है ना वो संभावना से चलती है। भविष्य के बारे में मैं मान लो उत्पादन कर रहा हूँ किसी वस्तु का, मेरी संभावना है भी मैं अगर इतना श्रमिक लगाऊंगा, इतनी पूंजी लगाऊंगा, इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को इतना उत्पादन होगा, ये संभावना है। अरे उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है।
ये कोई मैटर नहीं है। उत्पादन संभावना यानी संभावना व्यक्त की गई है एक, तो ध्यान रखना। अब आपको मैं उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ बताने से पहले मैं उस वक्र को ही बना देता हूँ। उत्पादन संभावना वक्र को मैं बना देता हूँ ताकि उसको देख देख कर हम अर्थ लिख लें, जरूरत ही न पड़े हमें। देखो, जो आपका उत्पादन संभावना वक्र होता है ना, वो दो वस्तुओं के संयोग से होता है। दो वस्तु का मान लेते हैं, आपके जो सिलेबस में दिया है वही करते हैं। एक तो बंदूक का उत्पादन हो रहा है और एक हो रहा है मक्खन का उत्पादन। उत्पादन संभावना वक्र है, या तो हम क्या कर सकते हैं, बंदूक का उत्पादन कर सकते हैं, ये संभावना व्यक्त की गई है, या हम मक्खन का उत्पादन कर सकते हैं। अगर हम पूरी की पूरी तकनीक, पूरे के पूरे उत्पादन के साधनों को अगर मान लेते हैं बंदूक के उत्पादन में लगा दें तो उसका उत्पादन हो जाता है, मान लेते हैं ओ ए ले लेते हैं, ठीक है। यदि हम कहें भी पूरे के पूरे साधनों को मक्खन के उत्पादन, देखो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ भी मक्खन तो शून्य है, बंदूक ओ ए के बराबर उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। अगर पूरे के पूरे साधन में यहाँ लगा देता हूँ मक्खन के उत्पादन में, मान लेते हैं इसका व्यय हो जाता है, यानी इसका मतलब हुआ जो आपका बंदूक है वो तो शून्य है और मक्खन का उत्पादन इतना हो रहा है, और इन बिंदुओं को मिला दो आप, ये हो गया आपका उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना। अब हमारी पहली समस्या क्या है, फर्स्ट समस्या है क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। मैं आपको साथ साथ, देखो ये आपके सिलेबस में है लेकिन इसके बाद है, लेकिन अपने क्या करेंगे, हर मैटर को साथ लेके चलेंगे, साथ में हमें समझ आता रहे, ठीक है। यानी उत्पादन संभावना वक्र, आप इसके द्वारा क्या होती है, इस समस्या का हल हो जाता है। क्या उत्पादन किया जाए, मक्खन का उत्पादन किया जाए यानी सभी साधनों को यहाँ लगाया जाए, या बंदूक का उत्पादन किया जाए, या कोई और ऑप्शन को चुना जाए। यानी इन बिंदुओं को चुना जाए। देखो ए बिंदु में तो क्या होता है, ए बिंदु के अंदर तो सिर्फ बंदूक का उत्पादन हो रहा है, ब बिंदु में क्या होता है, सिर्फ मक्खन का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं स बिंदु में बंदूक का उत्पादन हो रहा है, मान लेते हैं ए बिंदु ले लेते हैं और ये बी बिंदु ले लेते हैं। इसका मतलब इतना तो बंदूक का हो रहा है, इतना मक्खन का हो रहा है। अगर हम ड बिंदु ले लेते हैं तो इसका मतलब इसको डी ले लेते हैं, ओ डी तो बंदूक का हो रहा है, और इसको ई ले लेते हैं, ओ ई के बराबर मक्खन का हो रहा है। यानी ये विकल्प है, ये ऑप्शन है उत्पादक के साथ पास, या तो उत्पादक इस ऑप्शन को चुने या इस ऑप्शन को चुने, या इसको चुने या इसको चुने, ठीक है। इससे समस्या का लोग है ना। पहली समस्या है क्या उत्पादन किया जाए, हम किसका उत्पादन करें, किस चीज का उत्पादन करें, बंदूक का करें या मक्खन का करें, इस क्षेत्र में किसकी डिमांड ज़्यादा है, इस क्षेत्र में किसकी कीमत ज़्यादा है। तो इस डायग्राम के द्वारा, उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा वो क्या कर सकता है, इस समस्या से निपट सकता है। या तो वो ए बिंदु पर रहेगा, ब पर, या स पर, या द पर। अब हम उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ कर लेते हैं। देखो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है, ध्यान रखना ये सेब नतोदर की होती है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है। और क्या कह सकते हो, यह दो वस्तुओं के उत्पादन के संयोग को बताता है, दो वस्तुओं के उत्पादन के संयोग को बताता। तो देख के लिख रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा मैं, ठीक है। यदि बिंदु बदल जाते हैं, देखो यदि बिंदु बदल जाते हैं तो संयोग भी बदल जाते हैं, देख लो कैसे। बिंदु ऐसे स पर आ गए तो संयोग भी बदल गया, यानी मक्खन का इतना उत्पादन है, बंदूक का इतना है। स से द पर आ गए तो संयोग चेंज हो गया, मक्खन का ज़्यादा होने लग गया, बंदूक का कम होने लग गया। द से ब पर आ गए तो मक्खन का इतना होने लग गया, बंदूक का शून्य होने लग गया। यानी ये है उत्पादन संभावना वक्र, ये मूल बिंदु के नतोदर होता है और ये दो वस्तुओं के उत्पादन के संयोग से मिलकर बनता है। यदि बिंदु चेंज कर दोगे तो आपके संयोग भी बदले जाएंगे। संयोग होता है संयोग होता है मिलना, यानी दो वस्तुओं का मिलना, तो मिलकर जो बिंदु होता है उसे बोलते हैं संयोग। ये दो वस्तुओं के उत्पादन के मिलकर ये बिंदु बने हैं,
का नहीं है, संयोग है। आपका पहला संयोग ये है, इसके ऊपर मक्खन शून्य है, बंदूक ए के पास है। दूसरा ये है, मक्खन बंदूक इतना है, मक्खन इतना है। तय पर ये है, बंदूक का इतना उत्पादन है, मक्खन का इतना है। वह पर ये है, मक्खन का इतना है, बंदूक का शून्य है। इसका मतलब जैसे जैसे बिंदु चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, संयोग भी बदलता जा रहा है, और ये क्या होता है, मूल बिंदु के नतोत्तर। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमने उत्पादन संभावना वक्र पढ़े हैं। कल हम जो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो की क्लास होगी उसके अंदर हम अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारी जो पहला आपकी क्या उत्पादन किया जाए समस्या कंप्लीट होगी, और नेक्स्ट जो किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके द्वारा उत्पादन किया जाए, उनको भी हम डायग्राम के द्वारा ही क्या करेंगे, हल। जैसे इनको डायग्राम से हल किया, उनको भी हम डायग्राम के द्वारा हल करेंगे। थैंक यू।